हम्म, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस। बहुत बड़ा टॉपिक है और ये सिर्फ ओडी में नहीं, जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कराऊंगा भी धीरे धीरे। और काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये औरों के कंपैरिजन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग सिंबल समझते हैं पहले तो, कि कहीं भी अगर d अपॉन डी एक्स लिखा है इसका मतलब है कैपिटल डी। d2 अपॉन डी एक्स इस पर लिखा है तो d की पावर 2। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उनको, d की पावर 3 अपॉन डी एक्स क्यू तो d की पावर 3 एंड सो ऑन। सपोज मैंने ये कोई एक इक्वेशन ली, d टू दी पावर मतलब इस y को n टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है अपॉन डी एक्स एन, फिर प्लस ए वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस ए टू, फिर डी एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये ए वन ए टू है वो क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इससे पता लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन होगा जिसमें इस तरह की कुछ भी डी वैल्यू लिखी होंगी और उनके साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल से बेसिक से। कोई भी आपके पास ये लीनियर इक्वेशन का जब क्वेश्चन आएगा तो उसके दो हिस्से हमें करने पड़ते हैं, दो पार्ट निकालने पड़ते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये ए ई, और ये मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। और ए ई की मदद से निकालते हैं सी एफ, सी एफ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा है ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आज ही की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे। लेकिन जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं और सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको याद रखना है कि सी एफ जो पहले सिखाया है, मतलब अभी जो सिखाने वाला हूँ, वो हमेशा ही यूज होगा हर क्वेश्चन में। और पी आई निकालने के मेथड चेंज होते रहेंगे। और फिर जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है वो इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। मतलब आपने जो भी सी एफ निकाला होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर पी आई को ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी अगले 10 मिनट में हम लोग पहले ये सीखने वाले हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। जो अभी हम ये कॉम्प्लीमेंट्री सीखने वाले हैं ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा हमेशा। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन है, डी क्यू प्लस 2d² माइनस 15d ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, ए ई जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें जो ये कैपिटल डी है इसको स्मॉल एम से रिप्लेस करना पड़ता है। तो एम क्यू आ जाएगा, फिर प्लस का 2m² और माइनस का 15m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालेंगे तो एक आएगा m की जगह 0, एक आएगा m की जगह 3 और एक आएगा m की जगह -5। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि तीनों के तीनों रूट्स अलग अलग आए हैं। लेकिन सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला केस कि ऑल द वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, जैसा कि अभी हमारे केस में हुआ है कि सारी m की वैल्यू अलग अलग थी। तो इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट मतलब m1 m2 m3, तो जो हमारा सी एफ होगा डायरेक्टली, अगर ये अलग अलग वैल्यूज हैं तो पहले हम लिखेंगे C1, फिर e की पावर में जो भी ये पहला है वो लिख दीजिए यानी m1x, फिर प्लस C2, e की पावर में जो भी दूसरा रूट आया है वो m2x, फिर C3, e की पावर में m3x, फिर C4, जितने भी रूट्स हैं तो अलग अलग हम इस तरह से उनको लिखते जाएंगे। लेकिन अगर सपोज कुछ वैल्यूज सेम आ जाती हैं, जैसे कि सम ऑफ m आर सेम, सपोज आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया और m की वैल्यू आ गई m1 m2 m2 m3, मतलब m1 m3 तो अलग अलग थे लेकिन m2 वाला सेम आ गया। तो अब क्या करें, तो पहले तो जो डिस्टिंक्ट है उनको पुराने वाले रूल से लिखिए। जैसे m1 और m3 अलग अलग हैं तो क्या रूल सिखाया है मैंने कि C1 e की पावर में m1x, फिर C2 e की पावर में m3x, ये रूल हो गया जो डिस्टिंक्ट अलग अलग जो हमारे रूट्स आए थे। लेकिन जो सेम रूट्स आए हैं जैसे ये m2 और m2, तो अब क्या करें इसका, तो हम जब ये m2 लिखेंगे तो उसके साथ में जैसे ये कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार, तो हम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे। अब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है, C3 प्लस C4x, ये देखिए 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इसके साथ में बाहर वो लिख दीजिए रूट e की पावर में जो रिपीट हो रहा है यानी कि m2, तो ये m2x। एक बार दोबारा समझाता हूँ। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं m से,
तो एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कुछ भी बन सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप उसके रूट्स निकालेंगे। अगर वो रूट्स सारे के सारे अनइक्वल आते हैं यानी डिस्टिंक्ट आते हैं, तो पहला केस क्या है कि इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, देन जो CF होगा वो क्या होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, अलग अलग लिख दीजिए। अगर उसमें से कुछ वैल्यूज सेम आ जाती हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि m इज इक्वल टू m1, फिर m2 मतलब ये रूट रिपीट कर रहा है, फिर m3, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले तो जो डिस्टिंक्ट आए हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, मतलब C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m3x। अब जो रूट रिपीट हो रहा है, जैसे ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि C3 प्लस C4x और e की पावर में m2x। एक क्वेश्चन और, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इक्वेशन में आपने रूट्स निकाले, वो आते हैं 2, 3, फिर -4, -4, -4। तो जो डिस्टिंक्ट रूट हैं उनको तो सिंपल रूल से लिखिए कि C1 e की पावर में 2x, जो भी ये 2 था वो, फिर C2 e की पावर में, जैसे यहाँ देखिए 3 है तो 3x। अभी जो -4 रूट है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा था जो रूट रिपीट होता है, अगर ये 2 बार रिपीट हुआ है तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखिए, उससे एक कम। ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, C3 प्लस C4x प्लस C5x स्क्वायर, और फिर e की पावर में वही रूट रख देंगे जो रिपीट हुआ था, यानी कि -4x। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपके रूट्स आते हैं 2, 2, 3, 3, 4। तो सबसे पहले जो बिल्कुल अलग है यानी कि 4, तो हमने पहले लिख दिया C1 e की पावर 4x। अभी जो 2 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि C2 प्लस C3x और e की पावर में 2x। फिर तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था ना, अब यहाँ पे 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके सामने भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि C4 प्लस C5x और ब्रैकेट क्लोज e टू दी पावर 3x। तो ये आपका CF हो गया। तो जैसा कि मैं ऊपर ही समझा चुका हूँ कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक CF और एक PI। तो CF निकालने के जो रूल अभी सिखा रहा हूँ बस वो हमेशा ही फिक्स रहने हैं। PI निकालने के तरीके सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। मान लीजिए कि किसी इक्वेशन के आपने रूट्स निकाले और वो m की वैल्यू इमेजिनरी आ गई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सपोज m की वैल्यू आती है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो उस केस में जो हमारा CF होगा, तो ये जो रियल पार्ट है यानी कि अल्फा, तो वो e की पावर में आ जाएगा यानी अल्फा x। फिर ये जो बीटा है मतलब i के साथ वाला, वो कॉस के अंदर चला जाएगा, तो C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो अगर कभी भी रूट्स आपके पास इमेजिनरी आते हैं तो उस केस में जो हमारा CF होगा वो ये होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए m इज इक्वल टू 2 एक रूट आया, एक रूट -3 आया, एक रूट 4 आया, फिर रूट 4 आया, और एक आया 4 प्लस -3 आयोटा, एक आया प्लस -3 आयोटा। मैं ऐसे ही डमी क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इसका CF क्या होगा, देखिए पहले 2 के हिसाब से लिखेंगे तो C1 e की पावर 2x, फिर -3 के हिसाब से लिखेंगे तो C2 e की पावर -3x, फिर 4 के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन 4 यहाँ 2 बार आया है, तो अब क्या करें, तो 2 बार आया तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी कि C3 प्लस C4x, और e की पावर में यहाँ लिख देंगे 4x। अब ये कितना है, 4 प्लस -3 आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी इमेजिनरी है। तो अभी भी मैंने सिखाया था कि ये जो वाला जो पार्ट होगा जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, वो e की पावर में आ जाएगा यानी कि 4x, और जो आयोटा के साथ में 3 है वो अंदर चला जाएगा, C5 cos 3x प्लस C6 sin 3x। फिर से यहाँ कितना है, प्लस -3 आयोटा, तो प्लस -3 आयोटा का मतलब है कि इसके साथ में रियल पार्ट कोई है नहीं, तो हम उसको क्या मान लेंगे, 0। तो अब जो अगला लिखेंगे हम वो कैसे लिखें, तो प्लस में e की पावर में, यहाँ रियल पार्ट कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स, क्योंकि e की पावर 0 1 ही होगा, तो आप इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। फिर C7, अब ये कौन सा है इमेजिनरी पार्ट 3, तो cos 3x प्लस C8 sin 3x। इस तरह से हमें इसका CF निकालना होता है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। तो CF निकालने की पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे PI की तरफ।
तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है हमारे पास d3 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालें? d को रिप्लेस कर दीजिए m से, तो m क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए, तो m माइनस वन क्योंकि 1 पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके रूट्स आते हैं 1 सॉल्व करने पे, एक -1 और -1। तो इसमें जो 1 है वो तो एक ही बार आया है, लेकिन -1 2 बार आया है। तो इसका CF मैंने कैसे सिखाया था कि C1 जो डिस्टिंक्ट रूट है यानी कि 1, तो वो तो e की पावर x कर दीजिए। जो रूट जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कम डिग्री का एक पॉलिनॉमियल लिखिए। जैसे -1 यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल यानी कि C2 प्लस C3x लिखिए और ब्रैकेट में क्लोज करके e की पावर में वो रूट लिख दीजिए पावर में जो रिपीट हो रहा है यानी कि -1। तो ये -x आंसर। अब क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए ये 0 लिखा हुआ है, तो इसका जो PI होगा वो भी 0 होगा। इसी की मैं बात कर रहा था कि जब हम बाद में क्वेश्चन करेंगे, अभी तो शुरुआत है, तो राइट हैंड साइड में 0 ना होकर कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, तो उन वैल्यूज के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होगा और PI निकालने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। फिर वो PI बाद में सिखाऊंगा। और फिर जनरल सॉल्यूशन इसका होगा CF प्लस PI, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर PI 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, एक ही है यहाँ पे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में CF जो है वो प्रैक्टिस ही होगा। तो पहले CF के जो रूल्स हैं वो आप देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि मैंने यहाँ सिखाए हैं ये वाले। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो लीनियर इक्वेशंस के अंदर PI निकालने के जो तरीके हैं वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले CF की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हम लोग CF कह देंगे, जैसे मैं कह दूंगा कि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो बस उसी के हिसाब से डायरेक्ट हो जाएगा। फिर हम मेन ध्यान रखेंगे कि PI कैसे सॉल्व किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।